यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कनक और आज हम अपनी बुक रिव्यू सीरीज में बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है मैला आंचल और जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। यह किताब 1954 में प्रकाशित हुई और इसकी एक खास बात यह भी है दोस्तों कि इसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और जिसे बाद में फणीश्वर नाथ रेणु ने पटना के गांधी मैदान में यह कहते हुए कि ये पद्मश्री अवार्ड नहीं बल्कि पापश्री अवार्ड है, सरकार को लौटा दिया था। तो आज हम इसी किताब के बारे में बात करने लग रहे हैं। ये किताब मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और आंचलिक उपन्यास उस उपन्यास को कहते हैं दोस्तों जिसका मुख्य नायक कोई मुख्य चरित्र, पात्र या घटना नहीं बल्कि उसकी आंचलिकता होती है। वो अंचल जिस पर वो उपन्यास लिखा गया वो उसका मुख्य नायक होता है और इसका मुख्य नायक है मेरीगंज, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में एक गांव अवस्थित है और उस पर लिखी बुनी गई ये किताब है। ये पूरा का पूरा उपन्यास है। और आंचलिकता की बात मैं करूं तो हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा प्रथम प्रयास है जो कि शिखर को छूता है। अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास की तुलना गोदान से की जाती है, मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान। और मुंशी प्रेमचंद की ये अंत की रचनाओं में गिनी जाने वाली रचना थी गोदान, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने पहले ही प्रयास में ये उनका पहला उपन्यास है, इसी में वो जादू कर देते हैं। तो इसलिए भी यह उपन्यास बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। और इस किताब की शुरुआत करें तो इसकी घटना शुरू होती है मेरीगंज नामक एक ग्राम से। वो गांव जो कि 1942 से 1950 के दस्तावेज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है फणीश्वर नाथ रेणु की लेखनी के द्वारा इस उपन्यास में। और उस गांव के बारे में या इस किताब के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। फणीश्वर नाथ रेणु, पटना, 9 अगस्त 1954। तो इसकी भूमिका में ही फणीश्वर नाथ रेणु ने इस किताब की विवेचना कर दी है और समीक्षा कर दी है और यह भी बात मान ली है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी। तो ये किताब मेरीगंज रूपी गांव के सारे पहलू को अपने में समाहित करती हुई किताब है। एक पूरा का पूरा दस्तावेज है दोस्तों 1942 से 1950 के दौर का, कि उस समय जबकि राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे और भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी और 1947 में मिल भी गई। उसके बाद विभाजन आदि सभी घटनाएं महत्वपूर्ण थी और उसका माइक्रो लेवल पे एक गांव पे क्या असर पड़ रहा है, वो गांव जो कि एक पिछड़ा गांव माना जाता है मेरीगंज, उस पे क्या असर पड़ रहा है, उसका एक दस्तावेज है दोस्तों यह किताब मैला आंचल। और जैसा कि इसका नाम ही है मैला आंचल, तो इसमें लेखक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में भी लोग जितने सहज दिखते हैं, जितने वो दिखते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उतने भी अच्छे लोग नहीं होते। एक मठ को भी इसमें प्रधानता से जगह दी गई है और दिखाया गया है कि कैसे गांव में धार्मिक कुरीतियाँ
और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इसमें एक ज्योतिषी काका का भी जिक्र है जो कि ज्योतिषी का वर्णन करते हैं। और एक नया डॉक्टर आता है प्रशांत, जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट को गांव वाले पसंद ही नहीं कर रहे हैं। उनको डॉक्टर से ज़्यादा विश्वास ज्योतिषी काका पे है। ज्योतिषी काका इसलिए लिखा गया है क्योंकि उनका नाम तो ऐसे ज्योतिषी काका है, लेकिन गांव के लोग ज्योतिषी काका कहते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अंधविश्वास बहुत है और मठ की प्रधानता इसलिए दी गई है कि उसमें दिखाया जाए कि मठ में क्या होता है। तो उस समय बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज के गांव में एक मठ है जो कि अपने कारनामे के लिए बहुत ही विख्यात हो जाता है गांव भर में। और इसमें दिखाया गया है एक लक्ष्मी दासिन है जिसके कि पिता मर गए होते हैं, और उसके पिता के एक दोस्त हैं महंत दास। तो उनके पास अपनी बेटी को छोड़ जाते हैं मठ में ही। और दिखाया गया है कि मठ में लक्ष्मी का कैसे शोषण करते हैं महंत दास। तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि कोई भी इंसान जो शरीर धारण करता है वो अपनी कामुक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ सकता, चाहे वो मठ में हो, चाहे वो कितना भी धार्मिक दिखाने का प्रयास करें। तो लक्ष्मी दासिन जो कि बच्ची रहती है उसके साथ बलात्कार किया जाता है मठ में। और फिर जब वो बूढ़े मठाधीश मर जाते हैं तो दूसरा एक नया बनता है, वो भी इससे वैसी क्रियाएं करने की कोशिश करता है। अंत में दिखाया गया है कि एक लड़की जिसके पिता नहीं हो, उसका ईश्वर भी हो तो वो भी शोषण ही करेंगे। इस उपन्यास के माध्यम से ये भी दिखाया गया है। और गांव के बारे में जो हमारी राय है कि गांव बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही निर्मल मन के होते हैं, बहुत ही स्वच्छ स्वभाव के होते हैं, सरल हृदय प्राणी होते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। गांव में कुछ महिलाओं का इसमें जिक्र है, जैसे रमपियरिया है एक, तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि गांव की महिलाएं भी बहुत चंचल होती हैं, काम इच्छाओं से बहुत प्रेरित होती हैं। शहरों की बात करी जाती है, शहर तो खराब हो गया, लोग कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी संबंध बना रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, गांव में भी कईयों से अवैध संबंध है जिसका जिक्र बहुत ही प्रचुरता से किया गया है। अगर आप गांव को समझना चाहते हैं, वहाँ के इंसानों को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए सही हो सकती है। इसमें गांव की राजनीति का भी बखूबी विवरण है। मैं जब अपने गांव के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ भी एक गुटबंदी होती है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दलों के द्वारा, या फिर युवा नेताओं के द्वारा, या फिर वहाँ के बूढ़े पुराने नेताओं के द्वारा, पंच के द्वारा। तो वो सब कहानियाँ इसमें भी है। इसमें भी गुटबंदी दिखाई गई है, जातिवाद दिखाया गया है, अशिक्षा दिखाई गई है गांव की, और उस दौर में चल रही राजनीतिक गतिविधियां और जो संगठन हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी, वो भी गांव तक पहुंच गई है। और सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कि गांव वाले सुसलिंग पार्टी बोलते हैं क्योंकि उसे सोशलिस्ट का उच्चारण नहीं होता है, तो वो सुसलिंग पार्टी बोलते हैं, वो भी पार्टी गांव तक पहुंच गई है। और संघ के संचालक महोदय भी आरएसएस के गांव तक पहुंच गए हैं। तीनों पार्टियों का अपना जद्दोजहद है अपने आप को बढ़ाने का, और उसके बीच एक पिसता हुआ ग्रामीण समाज दिखता है कि वो इन बातों को समझता नहीं। सोशलिस्ट पार्टी वाले भयंकर शब्द का यूज करते हैं, अपनी बौद्धिकता दिखाते हैं, बौद्धिक आतंकवाद इस सब को प्रदर्शित करते हैं। वहीं कांग्रेसी को थोड़ा ऐसा दिखाया गया है कि कांग्रेस के जो समाज सेवक हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन गांधी महात्मा से इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि उनके चरित्र में एक उन्नत स्वभाव दिखता है। तो ये सब दिखाया गया है। और इसमें कुछ नेता उभर कर सामने आते हैं और दिखाया जाता है कि नेताओं की वजह से गांव का जितना कल्याण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा दुर्गति हुई नेताओं से गांव की। तो इस तरह की बातें हैं। इसमें मुख्य किरदार में एक डॉक्टर प्रशांत हैं, और उनकी प्रेमिका कमली हैं जो कि गांव की ही एक लड़की रहती हैं। और इसमें मुख्य किरदार के रूप में एक कालीचरण है जो कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहते हैं, जिसे कलिया कहते हैं लोग। और इसमें बालदेव जी हैं जो कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं जो कि इस गांव में आते हैं। उनका गांव है चन्ननपट्टी, लेकिन वो मेरीगंज में आकर कांग्रेस का कार्यभार संभालते हैं और धीरे धीरे गांव में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में एक और कांग्रेस सेवक जुड़ते हैं, वो हैं बावन दास। और वो कद से थोड़े छोटे हैं,
लेकिन काम उसके बड़े बड़े हैं। और इसलिए भी यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि इसमें प्रेमचंद के गोदान की तरह जैसे कि गोदान में एक अभिनव प्रयोग किया गया प्रेमचंद के द्वारा, कि उसमें होरी को एक अदना सा कदकाठी का नायक बनाया गया। उसी तरह से इसमें एक बावन दास जी हैं जो कि छोटे हैं देखने में, लेकिन उसको एक नायक की तरह भी प्रस्तुत किया गया है। और जब आप इस कहानी के अंत तक बढ़ने लगेंगे तो बावन दास के द्वारा लेखक ने एक प्रतिमान रचने की कोशिश की है, जिसको कि हम अपने भी जीवन में उतारें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो प्रतीक है ईमानदारी का, बावन दास के द्वारा जो दिखाया जाता है। तो वो बहुत ही अच्छी घटना है कि वो अपने ईमानदारी की राह पे चलते हुए अपने जान को उत्सर्ग कर देते हैं देश के लिए। जब देश आज़ाद हो गया और कई सारे कांग्रेस लीडर एमएलए एमपी बनने की होड़ में लग गए, और इसमें किताब में भी लिखा है, सब अब पूर्णिया में नहीं रहना चाहते, सब अब पटना जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। और इस किताब की एक खास बात ये भी है कि इसमें दिल्ली को डिल्ली लिखा जाता है, और महात्मा गांधी को गांव में जैसे नहीं होता है डॉक्टर को डॉक्टर बोला जाता है, तो वैसे ही महात्मा गांधी को गन्ही महात्मा कहते हैं गांव के लोग, क्योंकि उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं वो गांव के लोग, क्योंकि पिछड़ा हुआ गांव है, अशिक्षा है। और इस किताब में लिखा भी गया है कि मेरीगंज एक ऐसा गांव है जहां पढ़े लिखे पुराने लोग 10 हैं और युवा जो पढ़ रहे हैं वो 20 ही हैं। तो इससे मैं अपने गांव को भी याद करता हूं, और बिहार के कई गांव अभी भी ऐसे ही हैं जहां आप जाओ अगर पिछड़ा गांव मानकर, तो वहाँ आपको कम ही पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। तो उस गांव की कहानी है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को जमाहिर लाल बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में ग्रामीण उच्चारण को शामिल किया गया है, जिससे इस किताब को पढ़ने वाला और भी ज़्यादा रोमांचित महसूस करता है। और जो बिहार प्रांत के हैं, बिहार राज्य के हैं, या फिर पूर्णिया से लगे गाँव वो ज़िले से हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये किताब सुंदर हो जाती है। और मैं अब मधेपुरा ज़िला से आता हूँ बिहार के, तो मेरे पास ही बगल के ही ज़िले का इसमें विवरण है पूर्णिया ज़िला। मैं अगर 30-40 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ अपने घर से, तो पूर्णिया ज़िला आ पड़ता है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही चाव से पढ़ा। हालाँकि इसमें आंचलिकता उतनी भी नहीं है कि दूसरे राज्य वालों को समझ ही ना आए। मेरे कुछ दोस्त हैं हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, उनको भी ये किताब समझ आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा रुचि लेकर उन्होंने पढ़ा भी है। उन्होंने कहा कि एक बार जब शुरू किया तो अंत नहीं कर दिया, तब तक नींद ही नहीं आई। तो इस तरह का ये आंचलिक उपन्यास है, जिसको पढ़ने में आप भी डूब जाएँगे। हालाँकि इसकी भाषा कहीं न कहीं आंचलिकता को आगे बढ़ाने के कारण से ज़्यादा कठिन हो जाती है, या फिर गाँव की भाषा हो जाती है, जो बिहार से नहीं है, जो बिहार की पृष्ठभूमि से नहीं है, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं आए। लेकिन एक बार जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये किताब समझ आती चली जाती है। तो आंचलिकता के रूप में यह उपन्यास शिखर है, और पहला उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, तो इसलिए भी आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर और नई किताबों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।